अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और नाज़रीन, आज तो हमारे मॉर्निंग शो में जश्न का समा है, और ये क्यों ना हो क्योंकि आज मैकडॉनल्ड्स को अपने 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। और इन 25 सालों में किसी भी इंटरनेशनल फूड चेन ने अगर वाकई अपना नाम, मकाम, इज्जत और शान के साथ बनाए रखा है तो वो सिर्फ मैकडॉनल्ड्स है। आजकल हम देखते हैं जब हर किसी को अपनी पड़ी है, तो ऐसे में कोई इस तरह से अखलाकियात और इंसानियत साथ लेकर चले तो दिल यकीनी तौर पर खुश हो जाता है। इसी तरह मैकडॉनल्ड्स में आने वाला हर इंसान मैकडॉनल्ड्स के लिए है इज्जत और अहमियत के काबिल। लोग आउटिंग के लिए जब हम जाते हैं, जहनी सुकून के लिए जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स का जो हुस्न सलूक है उससे दिलो दिमाग को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और अगर यही बराबरी का जो सलूक है उसकी रस्म हमारे माशरे में भी कायम हो जाए तो वाकई में हमारे जो सारे मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। 25 सालों में मैकडॉनल्ड्स ने बराबरी की वजह से हमारे दिल और एतमाद जीते हैं, तो इस हवाले से सेलिब्रेशन तो बनती है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वर्ल्ड कप के मैचेस के हवाले से, जहां 5वां मैच हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जो कि भारत ने आसानी से जीत लिया है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस रही है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान बनता है। हम हमेशा से टीम पाकिस्तान को डिस्कस करते रहे कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, लेकिन कल जब हमने देखा ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जिस तरह के खेल का मुजाहिरा कर रहे थे तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी विराट कोहली को और केएल राहुल को। जिस तरह से उन्होंने 3 खिलाड़ी उनके पवेलियन लौट चुके थे, जिम्मेदाराना बैटिंग उन्होंने की, ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से उन्होंने हराया है और जिस तरह से कोहली का कैच ड्रॉप हुआ है तो उस वक्त ऐसा लगा कि वो कैच नहीं ड्रॉप हुआ बल्कि मैच ही ड्रॉप हो गया था। भारतीय बैटर्स ने पहले बैटिंग की है और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और फिर भारत को 200 रन का जिस तरह से टारगेट दिया और टारगेट को जिस तरह से अचीव किया है भारतीय खिलाड़ियों ने, वो देखने के काबिल था। विराट कोहली ने 85 रन बनाए हैं, केएल राहुल ने नाकाबिले शिकस्त 97 रन की इनिंग्स खेली और अपनी टीम को जीत दिलवाई है। आगे चल के इस मैच के हवाले से मजीद डिस्कस भी करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। नवाज शरीफ की वापसी, प्लान हतमी मराहिल में दाखिल, मरियम का बड़ा पावर शो। जुल्म इतना बढ़ा कि फलस्तीनी अकेले ही इसराइल से टकरा गए। सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल संगीन जुर्म। आंखों की बढ़ती बीमारियां और उनका तदारक। और शाहीन श्रीलंका से एशिया कप का बदला उतारने को बेताब। मुल्की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा शोर आम इंतखाबात का है, लेकिन इलेक्शन का ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये सूरत हाल अभी भी वाज़ेह नहीं हो रही, क्योंकि जैसे इलेक्शन की कुछ उम्मीद पैदा होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है और फिर गैर यकीनी सूरत हाल के साए मंडलाने लगते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात पर कदरे मुख्तलिफ बयानात देते दिखाई दे रहे हैं। पहले उनकी जानिब से कहा गया था कि जनवरी के महीने में बर्फबारी होगी, जो नॉर्थन एरियाज़ हैं वहाँ पर जो इंतखाबी अमल है वो मुतासर हो सकता है। और अब उनको इलेक्शन की फ़िक्र इसलिए है कि रियासत डूब रही है और लोगों को इलेक्शन की फ़िक्र है। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल मुतासर हो जाएगा। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान दाखिली मुश्किलात और बैरूनी ख़तरात से भी तोचार है और वक्त के साथ साथ ये तमाम मामलात गंभीर होते जा रहे हैं। ऐसे में हमें मुल्क का सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी जंग में मेरे और मुखालिफ के हाथ खुले होने चाहिए। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है जो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आई है, क्योंकि जो दीगर पीडीएम की जमातें थी उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान है, बल्ले का जो निशान है, वो बैलेट पेपर पर ही नहीं होना चाहिए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि हर सियासतदान जेल से बाहर हो। उन्होंने कहा कि मेरा मुखालिफ अगर कैद हुआ और मैं जलसे करूं तो फिर मज़ा नहीं आता। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरी पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली है। पाकिस्तान को मुआशी मैदान में मुस्तहकम करने के लिए सबको ही अपना किरदार अदा करना होगा। उधर नवाज शरीफ की वापसी की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आने से पहले 4 ममालिक के दौरे पर जाएंगे और इसके बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ वापसी पर गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म के वकला का यह मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ को बासानी हिफाजती ज़मानत मिल सकती है, लेकिन नवाज शरीफ की सज़ा बदस्तूर कायम रहेगी। रियासत अगर सज़ा मौतली की मुखालफत नहीं करती तो नवाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से केस मजबूत हो जाएगा। अगर मियां नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनकी वापसी से पहले ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवाने की
कोशिश की जाएगी, जिसमें सिर्फ इतना मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सकता है कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ फलां FIR या मुकदमा दर्ज है जिसमें मुतल्लिका अदालत से जमानत के लिए रुजू करना चाहते हैं। हुकूमत को इस हवाले से रोका जाए। जबकि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि मरीम नवाज़ की जानिब से लाहौर में जलसा किया गया जिसमें वह खूब गरजी हैं, खूब बरसी हैं और उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ के बगैर मुल्क रुल गया है। हम लोगों के दिलों को जोड़ेंगे। समझ नहीं आ रही कि आज 8 अक्टूबर है या फिर 21 अक्टूबर है। उन्होंने कहा कि आज एक हल्के का ये आलम है तो 21 अक्टूबर को क्या आलम होगा। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान का लीडर नवाज शरीफ वापस आ रहा है। उधर गाड़ियां जलाने के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर, असलम इकबाल और हसन नियाजी को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंतखाबात का जो मामला है वो हमें बार बार मशकूक होता क्यों दिखाई दे रहा है। पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि बर्फबारी हो सकती है तो उन इलाकों में इंतखाबी जो मुहिम है वो मुतासर होगी, और अब वो हमें ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी बात कर रहे हैं, रियासत डूबने की बात कर रहे हैं। क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स बार बार दी जा रही हैं? देखिए, इंतखाबात जब तक हो नहीं जाते, पोलिंग नहीं हो जाती, नताइज नहीं आ जाते, आप और हम इसी तरह के तबसरे करते रहेंगे, इसी तरह के सवालात उठाए जाते रहेंगे और जिस की मन की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी उसको सबको इलेक्शन के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड मिस होती हुई नजर आएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो केपी की गवर्नमेंट थी फुल टाइम उनकी थी, जो वजीर फारिग कर दिए गए। पीपल्स पार्टी के लेवल प्लेइंग फील्ड का आलम यह है कि उन्हें निगरान हुकूमत उसी तरह चाहिए जैसे उनकी अपनी हुकूमत थी। वफाकी हुकूमत में भी हिस्सा चाहिए उन्हें। अब मसला यह है कि इलेक्शन में उनको कोई मसला नहीं है अंदरून सिंध में। डर है कि उनका जो सिस्टम है कहीं टूट के, क्योंकि एक अलायंस जो बाज़ाब्ता शक्ल इख्तियार करेगा जिसमें GDA, MQM और खुद PMLN, ये 3-4 पार्टियां अभी इकट्ठी हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, तो उनको ये है कि ये नहीं होना चाहिए। हालांकि अंदरूनी सिंध में उन्होंने पक्का बंदोबस्त किया हुआ है कि कोई पार्टी का बड़ा कैंडिडेट या सरदार वडेरा बाहर ना हो जो पीपल्स पार्टी में ना, और उन्होंने इसका ठीक ठाक एहतमाम किया हुआ है। लेकिन चूंकि खौफ और वो तो रहता है कि एस्टेब्लिशमेंट पता नहीं क्या कर देगी। हमारे यहाँ तो नाम ही उन्हीं का लिया जाता है। अब वो नाम सुना रहे हैं कि PMLN से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, जिसके साथ मिलके इन्होंने अगस्त के दूसरे हफ्ते में इलेक्शन को मुलतवी कराने 4 महीने 5 महीने का रास्ता बनाया, जब उन्होंने मर्दमशुमारी को स्टैंप किया इत्तफाक के राय से। अब इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां कर चुका है और मेरी इतला के मुताबिक जिस दिन 30 नवंबर को वो हल्का बंदियां हतमी तौर पे अनाउंस करेगा उस दिन शेड्यूल भी आ जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनके 4 मेंबर्स उसी दिन बाज़ाब्ता तौर पे शेड्यूल दे देंगे, ताकि जिसको एतराज होगा हल्का बंदियों पे वो कोर्ट में जाए और कोर्ट देख लेगी उस वक्त कि चूंकि अब शेड्यूल अनाउंस हो चुका है तो क्या उन्होंने स्टे देना है। बात आ जाती है हर चीज की अदालत के अंदर कि वो कब क्या कैसे फैसला करेंगे, हमें और आपको देखना होगा। लेकिन सियासी जमातें अपनी तैयारी करें, उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए, तैयारी का एहतमाम होना चाहिए। लेकिन आमिर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर रहा है, सियासी जमातों को भी तैयारी करनी चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया में तो यही रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो इंतखाबात की तैयारी है वो सिर्फ एक जमात करती दिखाई दे रही है और वो मुस्लिम लीग नून है। जैसे कल हमने देखा मरीम नवाज की जानिब से पावर शो किया गया, बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही थी कि बंदे इकट्ठे नहीं करेंगे, कभी बिरयानी की लालच दिया जाता है, कभी होंडा 125 का लालच दिया जाता है, लेकिन कल हमने देखा कि बंदे निकले हैं बाहर, अवाम साथ है। देखें, वो 2 हलकों या 1 हलके का जलसा कह लें, मीटिंग रखी गई थी और लोगों को हमेशा से ये सियासी जमातें, आपको और हमें नहीं पता कि बाद में यही चलती हैं फिल्में कि खाने पे टूट पड़े, केक पे टूट पड़े, ये हमेशा से होता है कि जो लोग एहतमाम करते हैं। अब आप मुझे बताएं 21 अक्टूबर को जो लोग आके नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए वहां मीनार पाकिस्तान पे आएंगे, क्या वो भूखे प्यासे वो कोई किसी और काम के लिए निकले हुए हैं या उन्हें भी वहां पे एंटरटेनमेंट चाहिए होगी, खाना पीना सब चाहिए होगा और वो सब नजर आएगा। वो PTI जो ज्यादा और उनके हामी जो शोर मचा रहे हैं, जिन्होंने शादरा पे बहुत बगलें मचाई थी, जाहिर है मरियम नवाज को या PMLN को उसका जवाब देना था। शहबाज शरीफ के ऊपर जिन लोगों ने आके सवालात उठाए, गाड़ी के दरवाजे बजाए,
गुस्से का इजहार किया। क्या सियासी तौर पे उससे नहीं निपटा गया, या ठुड्डे मारे गए लोगों को जवाबन, या उनकी पिटाई की गई? जो खान साहब के साथ नजदीक लगते थे तो खान साहब तो खुद भी मुंह से हाथ से धक्का दे देते थे और बुलाते थे बुरे अल्फाज से और पीछे भेज देते थे। तो शहबाज शरीफ ने अपने घर पे बुला के चाय पिलाई। यही सियासी रहनुमाओं का वतीरा होना चाहिए कि आप अपने लोगों को गम और गुस्सा उनका समझे। जाहिर है कि जो 16 महीने की पीडीएम की प्लस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उसने उन्हें बहुत तकलीफ दी है। वो तकलीफ ऐसी तकलीफ है जो जाहिर है जेब से माल से जा रहा है और आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इस तकलीफ का इजाला कर सकेंगे। और जिस तरह से 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी है, लग जी रहा है कि मुल्क में इलेक्शन का माहौल बन रहा है, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की जो वापसी है वो इलेक्शन वक्त पर होने का एक इंदिया है? देखें, पीएमएलएन के लीडर कायद इस वक्त अगर 21 को भी नहीं आते तो कब आएंगे? और जाहिर है कि उनकी पार्टी के लिए वो उम्मीद की किरण है कि जिन्होंने पहले माजी में मुश्किलात से पाकिस्तान को भी निकाला है, तरक्की की सिमत में भी डाला है, इस पर कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखें, इमरान खान साहब की पार्टी 3.5 साल पे कोई बात नहीं करती, 9.5 साल केपी गवर्नमेंट पे कोई बात नहीं करती। तो इन्होंने भी फैसला किया है कि अगर हमने मुल्क को डूबने से बचाया है, रियासत की मईशत बचा ली है, रियासत को बचा लिया है, तो हम भी वो बात करेंगे कि 17-18 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था। अगर हुकूमत सही चलने दी जाती, पानामा से अकामा निकाल के रुखसती ना होती, जो मरियम नवाज ने भी कल कहा, और ये फैक्ट्स हैं कि उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट, उस वक्त की अदलिया ने मिलकर ये किरदार अदा किया था। और अब कोई चीज़ छुपी नहीं हुई है। देखें, 2016 में इंडिया में लिखा गया कि 2017 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अदलिया के जरिए निकाल दिया जाएगा। और वो प्रेडिक्शन किस तरह सच साबित हुई कि आपके मनसूबे का ब्लूप्रिंट दुश्मन मुमालिक के पास मौजूद था कि आप क्या करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो आज जो हशर हुआ है, पीएमएलएन को इसका जवाब देना है लोगों में कि जो 16 महीने में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने किया, जाहिर है उसका गुस्सा है। तो वो गुस्सा पीटीआई के वोटरों ने तो निकालना है, नवाज शरीफ को अपने वोटर को वापस लाना है। उनके वोटर ने कोई पीटीआई को ज्वाइन नहीं कर लिया। मतलब ये मेरा अपना मुशाहिदा है कि चाहे इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, उनके लोग उनके साथ चलते हैं, किसी दूसरे के साथ नहीं चलेंगे। इमरान खान रास्ता निकालना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन अपनी अशीर बात के साथ ऐसे लोगों को पार्टी दें कि मैं अगर जेल में हूं तो इलेक्शन ये लड़ेंगे और ये फैसले करेंगे। जैसे नवाज शरीफ को नायल किया तो शाहिद खुर्रान अब्बासी को वज़ीर आज़म बना दिया, और शहबाज शरीफ को उस वक्त उन्होंने पार्टी का सदर बनाया जब साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच के फैसले को, जो बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा के हवाले से फैसला आया था कि पार्टी बैन नहीं की जा सकती, तो 3 रुकनी बेंच से उसको नई लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस कायम की, जिस तरीके से पनामा से अकामा निकाल के की थी, उसी तरह उन्होंने वो पार्टी बैन कर दी। अब कल या परसों वो केस लग रहा है इमरान खान साहब का, और वो फैसला इनफील्ड है 3 वाला। अगर इलेक्शन कमीशन चाहेगा, बात सुन के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही पहले नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, तो ये 5 साल के लिए नाअहल है इमरान खान साहब, तो फिर पार्टी की सदारत ऑटोमेटिकली इनकी चली जाएगी। अभी हमें देखना यह है कि पीटीआई कितना भरम रखती है, कितनी सियासत के लिए गुंजाइश निकालती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के मैंने आपको गिले और वसवसे बता दिए, अभी तक उनका पीपल्स पार्टी के साथ इसलिए गिला चलेगा कि सिंध के अंदर वो पीपल्स पार्टी उनसे अलायंस नहीं करेगी, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी पार्टियां, एमक्यूएम हो, जीडीए हो, पीएमएलएन हो, वो जेवाई, ये सारे मिलके ठीक है। हम सब जिस तरह से अभी नवाज शरीफ आने से पहले ये कहा जा रहा है कि वो 4 ममालिक के दौरे करेंगे, इन दौरों का बुनियादी जो मकसद है वो मुआशी मामलात से ही है, तो मतलब तो फिर यही है कि जो नवाज शरीफ के मामलात हैं वो ठीक ठाक जा रहे हैं, चौथी बार वजारत उज़्मा पर बराजमान हो सकते हैं वो। देखिए, मैं बराह रास्त तो ये नहीं कह सकता कि जी ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन चूंकि मीडिया में एक अरसे से आ रही हैं, लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब और यूएई तो स्पेशली जाना है। अब वो अगर कतर और एक आधी जगह और चले जाते हैं यूएई में, और उनकी हाई अप से मुलाकात पब्लिक होती हैं, तो फिर ये तासुर को तकवीत मिलेगी कि ये सारे जो बातें हो रही थी वो दुरुस्त हैं। वो जाते हैं, वो बैठते हैं, क्योंकि यूएई में फिर वो आने से पहले पॉलिटिकल मीटिंग्स भी करेंगे, और बहुत सारी पीएमएलएन की क़यादत यूएई पहुंच जाएगी, वहां पे भी हमें नजर आएगा। और जो नजर आ रहा है कि अगर उनके ताल्लुकात ठीक हैं, बज़ाहिर उनके लिए ठीक हैं, क्योंकि उस वक्त मुश्किलात पैदा कर दी गई थी जब यूएई से एक लेटर ला के लगा दिया गया था, और कि जी ये यहाँ पे अकामा में मौजूद थे, जो कि उन्होंने दिया हुआ था। सिर्फ मसला बनाया गया कि जी आपकी तनख्वाह का इशू है, जो आपने ली नहीं लेकिन आपका एसेट है, उस बुनियाद पे नाअहल किया गया। ये नहीं था इलेक्शन कमीशन में उनके फार्म के अंदर अकामा लगा हुआ था, वो छुपाया नहीं गया हुआ था, लेकिन कोई और मसला रास्ता नहीं बन रहा था कि नाअहल करना है, लिहाजा कर दिया गया।
अब उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये रोजाना की बुनियाद पे हम और आप वॉच कर रहे हैं। जिस दिन से उन्होंने वो बयान दिया था जनरल फैज हमीद साहब का और जनरल बाजवा साहब का, लेकिन वो रोज तो नहीं बयान देते। उन्होंने गुजरांवाला के बाद मैं लोगों से पूछता हूँ कितनी दफा ये नाम लिए थे, वो कहते हैं कि जिन्होंने साजिश की उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन उनकी तकरीर का बुनियादी नुक्ता ये नहीं था। उसको मीडिया ने हाइप क्रिएट की, चलता रहा। पीएमएलएन की तरफ से सवाल जवाब आ रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ ने जो अपने हल्के में खिताब किया वो इन्हीं चीजों पे नहीं था कि हिसाब ना लिया जाए? उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में वही बातें की। बहरहाल रास्ता पीटीआई को भी निकालना चाहिए, पीएमएलएन को भी निकालना चाहिए कि पाकिस्तान के आम आदमी के लिए। लेकिन आमिर साहब, आपको लगता है कि पीटीआई को सियासी रास्ता इसका निकालेगी? जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट है, मेरे लिए तो थोड़ी सी हैरानकुन है। जिस तरह से वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि सियासी जंग में मेरे और मुखालिफ के हाथ खुले होने चाहिए, और जो अगर वो ये कह रहे हैं मेरा मुखालिफ अगर कैद होगा तो मैं जलसे करूंगा, मुझे इसमें मजा नहीं आएगा। पीडीएम का शायद ओवरऑल ये बयानिया नहीं था, वो यही चाहते थे पीटीआई चेयरमैन जो हैं वो जेल में ही हो, जब आम इंतखाबात हों वो बाहर आ जाते हैं। जमातों के लिए आपको लगता है कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेंगे जितनी मकबूलियत है उनकी? मौलाना फजलुर रहमान इस राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। आप बयान देखें ना वो क्या दे रहे हैं, इसको समझें। वो कल को कहेंगे कि देखें मैंने तो कहा था, मेरा ये मुतालबा था कि खुला छोड़ दो और हम इलेक्शन लड़ेंगे, मुझे कोई मसला नहीं है। और वो इस बयान का दूसरा मतलब जब चाहेंगे बना लेंगे कि हमने ये कहा था, लेकिन कानून को रास्ता अपनाना चाहिए। जो निगरान वजीर आजम कह रहे हैं, जो निगरान वजीर इत्तलात कह रहे हैं कि हमारा इशू नहीं है, इमरान खान साहब वो अदालतें फैसला करेंगी, नवाज शरीफ साहब लैंड करते हैं अदालतें फैसला करेंगी। और नवाज शरीफ की वापसी से पहले जाहिर है उनकी लीगल टीम जिसको आदम नजीर तारड़ ठीक है, आईनो कानून की अमलदारी तो जरूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। लेते हैं ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। मशरिक वस्ता एक बार फिर बड़ी जंग की लपेट में आ चुका है। अरब इसराइली जंग की 50वीं सालगिरह पर फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइल पर हैरानकुन और तबाहकुन हमला किया, जिसके मनाज़िर आप न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। किस तरह से इसराइली फौजी को घसीट कर ले जाया जा रहा है। हमास के इस बड़े और कामयाब हमले को इसराइली इंटेलिजेंस की बदतरीन नाकामी भी माना गया है। हमास ने पहली बार गजा से बैक वक्त बहरी और फ़िज़ाई कार्रवाई की। हमास ने इसराइल के जनूबी शहरों में फ़ौजी अड्डों और अस्करी तंसीबात को निशाना भी बनाया है। और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक फ़ौजियों समेत 500 से ज़ायद जो इसराइली हैं वो हलाक हुए हैं और 1500 से ज़ायद ज़ख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। इस ऑपरेशन अल-अक्सा तूफ़ान के तहत फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की बड़ी तादाद गजा की सरहद पर मौजूद बाढ़ हटाते हुए ज़मीनी रास्ते से इसराइल के शहर अश्कलोन समेत जनूबी शहरों में दाखिल हुई, जबकि समंदरी रास्ते और जो पैराग्लाइडर्स थे उनकी मदद से भी मुतअद्दिद हमास अरकान की जानिब से यहाँ पर हमला किया गया है। और हमास ने 20 मिनट में 5000 रॉकेट बरसाए हैं। इस कामयाब ऑपरेशन पर गजा के कई इलाकों में फ़लस्तीनियों ने जश्न भी बनाया, जिसकी कुछ तस्वीर हमने सोशल मीडिया पर भी देखी हैं। सेहूनी रियासत की जानिब से कल ही इस पर जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी और अब इन जवाबी हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी अब तक इसराइली हमलों का निशाना बन चुके हैं, जिसके बारे में जो मगरबी दुनिया है वो हमें बात करती दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रही कि इसराइल की जानिब से जो जुल्म सितम किए जा रहे थे आखिरकार उसका रद्द-ए-अमल किसी ना किसी दिन तो सामने आना था। और यही वो दिन था जब रिस्पॉन्ड किया गया है और बड़े बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड किया गया है। जबकि इसराइली हमलों में ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद इस वक्त 2000 से तजावुज़ कर चुकी है। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि कहीं इसराइल की हिमायत की जा रही है तो कहीं फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। और अगर सर फहरिस्त हम देखें तो अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ये कह रहे हैं कि उनका मुल्क चट्टान की तरह इसराइल के साथ है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो कि इसराइल जैसी सोच ही रखते हैं, उन्होंने हमास के हमले की मज़म्मत की है। और साथ ही साथ बरतानवी वज़ीर आज़म जो ख़ुद भी एक हिंदुस्तानी हैं, उन्होंने भी ऋषि सुनाक जिनका नाम है, फिर उसके बाद फ्रांसीसी सदर हैं इमैनुअल मैक्रोन हैं, जर्मन चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज़, और इटली ने भी हमास के हमले की मज़म्मत करते हुए कहा है कि तल अवीव को अपने दिफा का हक इस हवाले से हासिल है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन को सपोर्ट करने में ईरान सबसे आगे है। यमन, शाम और अफगानिस्तान ने भी हमास की हिमायत का ऐलान करते हुए उन्हें मुबारकबाद भी पेश की है। दमिश्क ने सहूनी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई की हिमायत का ऐलान भी किया है।
इसके बाद अगर बात करें अरब ममालिक के हवाले से, जिनमें सऊदी अरब सर फहरिस्त है, जिसका बार बार कहा जा रहा है कि वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। कतर ने तो अभी तक ताल्लुकात इस्तवार नहीं किए। सऊदी अरब, कतर और कुवैत की जानिब से ये कहा गया है, एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जो हमास का ये हमला है वो इसराइली कार्रवाइयों का ही नतीजा है। जिस तरह से इसराइल की जानिब से जुल्म सितम ढाए गए थे, तो इस तरह की कार्रवाइयों का अंदेशा पहले भी जाहिर किया गया था। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। साबिक सफ़ीर जमील अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त फ़लस्तीन में जिस तरह से हम देख रहे हैं, कार हैं वो इसराइल में भी मौजूद हैं, जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। सिचुएशन आप किस तरफ जाती दिखाई दे रहे हैं? एस्केलेट होते हुए नजर आ रहा है, बढ़ती हुई नजर आ रही है कशीदगी पूरे दुनिया में और खासतौर पर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनारियो में। अभी तो हम एक जो सबसे बड़ा धचका पूरी दुनिया को पहुंचा है खुराक का और फ्यूल का और बाकी यूक्रेन के जंग के हवाले से, ये एक और कॉन्फ्लिक्ट जो है इसमें हमें प्रॉब्लम दुनिया को आएगी और खासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान जैसे, उन्हें अगर ये बढ़ गया इससे मजीद जो कि बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, बहरी बेड़ा अपना उन्होंने आज पहुंच जाएगा, बल्कि बहुत नजदीक पहुंच गया है इजराइल के नजदीक, जिसमें कि सारे साजो सामान भी हैं। और महसूस ये होता है कि अमेरिका जो है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन कल पास नहीं हो सका और कल जब इजलास हुआ तो कुछ ममालिक ने मुखालफत की उसके एजेंडे की और रेजोल्यूशन की, तो लिहाजा उसको स्टेटमेंट भी नहीं दे सके, जिसका मतलब ये हुआ कि 5 जो एटमी ताकत हैं यानी P5 के परमानेंट मेंबर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट और मालूमात में ये बात आई है कि रशियंस ने खास तौर पर इस पर एग्री नहीं किया, यानी कि अगर इसको रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाते तो वीटो हो जाता और चाइना इससे इज्तिनाब करता या वीटो में शामिल हो जाता। तो एक तो डिवीजन उधर नजर आ गई। इस डिवीजन को जरा बड़े पैराहे में देखें तो आपको महसूस होगा कि दुनिया जिस तरह बढ़ती हुई है यूक्रेन के हवाले से भी और इसी तरीके से चाइना कंटेनमेंट के हवाले से, तो आप देख रहे हैं कि नेटो के जितने भी कंट्री हैं वो तकरीबन सारे के सारे इजराइल के साथ और उनके तरफ माइल नजर आ रहे हैं बयान देते हुए, और खुले बयान भी दे रहे हैं। और बकिया ममालिक सहमे हुए, दबे हुए, मासिवाए इराक और ईरान और कतर ने बोला है, कुवैत ने बोला है, उसके अलावा 54 ममालिक हैं OIC के, वो बड़े सहमे हुए दबे दबे अल्फाज में ह्यूमन राइट वायलेशन, सऊदी अरब समेत कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन न करें और ये है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें पीसफुली। लेकिन यही ह्यूमन राइट वायलेशन जब इसराइल करता था उस वक्त तो सवाले से कोई बात नहीं करता था। जमील साहब, अभी आप क्या देख रहे हैं? हमास का इसराइल पर जो सरप्राइज हमला है उसको वक्त की मुनासबत से हम कैसे देख सकते हैं, जब इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात कायम होने का खदशा भी पैदा हो गया था? ये एलिमेंट तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं, देखें, अब तो वो खदशा कटाई में पड़ गया ना, जो अब्राहम अकॉर्ड एक्सपेंशन चल रहा था और जो 7 ममालिक ने ज्वाइन करना था अगले 2 महीने में, 3 महीने में, और सऊदी अरब का तो ये मामला था कि शायद वो इसी महीने उसने ज्वाइन करने के इशारे मिल रहे थे। तो अब वो उनकी अवामी प्रेशर और सेंटिमेंट्स इतना बढ़ जाएगा और बढ़ना शुरू हो गया है कि वहां की हाकिम चाहते हुए भी इसको नहीं कर सकते मुस्तकबिल करीब में, और आगे जाके भी ये मामला क्योंकि मुझे बढ़ता नजर आ रहा है। जब तक ये सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2334 के तहत जो 1916 में पास हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा में कि ये आप जो सेटलमेंट की है, इलीगल ऑक्यूपेशन की है, उस सिलसिले में वो ठीक है। वक्त की कमी के बायस बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। रास्त हमें जाना है सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से कार्रवाई जारी है, बराह रास्त आपको ले चलते हैं। Subject to law, subject to constitution, has it been interpreted in Imran Tiwana's case, my lord? It basically subject to means a restriction, sir. It is not an enabling provision. And subject to constitution has been dealt with in the case of Imran Tiwana, and I'll come to subject to law after that. 2015 SCMR 1739 at page 1765. 2015 SCMR 1739 at page 1765, para 53. My lord. Chaliye. The word subject to constitution do not therefore make article 137 for subservient to the remaining provisions of the constitution. All that these mean is that where the constitution creates a specific bar
to the exercise of such executive or legislative authority or provides a different manner for such exercise, then the authority must either not be exercised at all or exercised in such manner as the Constitution permits. It does not mean that provision prefaced with such words is a subordinate constitutional provision. It also cannot mean once the province has devolved certain powers on the local, its legislative, executive authorities faced by the local government. So basically it is a restrictive thing and says that it's a bar, not a enabling provision for legislation. Then what is the meaning of subject to law? My humble submission is that subject to law does not mean it implies the implementation rather than grant of power, number one. It implies limitation rather than grant of power. If rule-making power is made subject to legislation, sir, then the rule-making power of Supreme Court will become functus officio. Constitutional grant of rule-making power is construed as a continuing power, sir. So there cannot be any limitations on that, or constitutional power given that. It is not an enabling provision. Subject cannot mean subject to legislation, sir. If subject law is interpreted as Supreme Court's rule-making power are subject to, then that would be a grave violation of independence and separation of powers doctrine, sir. Subject law means substantive law. Subject to law means substantive law as distinguished from pleading and practice. Substantive law includes much more than legislation. It includes common law. Subject to law means rule-making power as to practice must not invade the field of substantive law. So there has to be something existing. It cannot invade the field of substantive law. But it does not give them the power to legislate, sir. And sir, with your lordship's kind permission, I have prepared what you're saying is that the parliament cannot make rules nor legislate regarding the rules. And all the parliament can do is subsequent legislation नहीं हो सकती. ये जो existing law था उसके दायरे कार में रहते हुए और कानून आप rules नहीं बना सकते दायरे कार में रहते हुए power in any event vests in the Supreme Court. Supreme Court exclusively, sir, because the word used is not just rule making, it is regulate. That we can by rule regulate the practice. Now I'll read the provision. Yes, my lord. Let's reframe the whole provision. My lord. It says, now let's read it like this. My lord. The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Yes, my lord. So are you saying that Supreme Court had to be advised about the Constitution, had to be advised about the law, because it would make rules which will be completely in violation of the Constitution and the law? So it would have been much simpler drafting to start it with the Supreme Court may make rules regulating practice and procedure of the court. Your contention is that a high body as the constitutional body, as the Supreme Court, had to be reminded that there is a constitution in existence. Don't violate it. That's a very strange proposition. No. You are putting redundancy to the words subject to the constitution and law, because what you are saying can equally be said by deleting these words. My lord, with the utmost respect, my lord. If you read it नहीं, let's hear the council. जी, please सुन लेते हैं council को. I'm also reading it the same way. The Supreme Court may make rules and regulating the practice and procedure of the court, My lord. subject to the Constitution and the law. My lord, Which means Supreme Court can make rules, Yes. whatever rules it wants to make. जी. But it can't go beyond the Constitution or any law which already exists. So there is वो a मेरा limitation. सवाल अपनी जगह ठहरा, हुजूर आप जवाब तो दे जी, दें. my lord, with utmost respect, I'm not reading it Utmost respect को छोड़िए, सिर्फ जवाब दे अच्छा दीजिए. सर, आपके साथ जरा वक्त की कमी है. जी, I know, my lord. I'm just saying that subject to law, subject means some kind of मैं आपसे restriction. कुछ और मैंने आपसे फिर से आप देखें जो मैंने सवाल है उसका तो आप जवाब सर, नहीं मैं आ दे तो रहे. जाऊं उसमें. नहीं, आप आएंगे तो अगर दिल निकल जाएगा. मैंने कहा अगर ये हम लफ्ज काट दें सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, फर्क क्या पड़ेगा फिर? जी, ये इसका सवाल का जवाब दे सर, दीजिए. फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉइंट इज नहीं पड़ेगा ना. नहीं, लेकिन Thank you. इशू चलिए next point. नहीं सर, पहले अभी सुन तो ले, मैं कंप्लीट तो कर लूं सर आपकी इजाजत से.
अगर फिर भी कोई law आप rule नहीं बना सकेंगे which violates any provision of the Constitution. Is this something to be taught to the Supreme Court? No, sir. But I'm humbly submitting subject to law does not mean the Parliament can legislate. That is my humble submission. Subject to क्योंकि जहाँ Parliament जहाँ Constitution power देता है Parliament को बना दिया specific words are used. चलें खैर, जी. अब पता नहीं आप redundancy I'm not assuming it is. I'm 1, just 2, saying. 3, 4, 5, 6 words of the Constitution we can delete as rendered meaningless. Sir, I'm reading it like that if I accept your Sir, contention. subject to only means, my humble submission is that subject to only means that there is some kind of a restricting because the constitutional power, which is a continuing power, is being given to the Only a point Supreme noted, Court. next point. The point is that the words used in the if Parliament, if Constitution is giving power to the to make any law, it specifically used certain words in the Constitution. If my Lord kindly sees 154(5), Article 154(5). Next page. My Lord, until Majlis Shura Parliament makes provision by law in this behalf, the Council may make its rules of procedure. These are the words. Then Article 6.3, my Lord, if my Lord kindly sees Article 6.3. Article 6.3 or 63? 6.3. Article 6, subclause 3. I see him. Yeah. 6, Article 6. Majlis shall by law. Article 6, my Lord. Yeah. जी पढ़ लिया जी Majlis shall by law provide punishment of persons found guilty of high treason. Then my Lord will kindly see 151(2), freedom of trade. And my Lord also reads 150, subject to clause 2, trade, commerce, intercourse throughout Pakistan shall be. Majlis Shura may by law impose such restrictions. May by law. Again, sir. Then my Lord, what is the point you're making? I'm making. You're just citing different provisions. My Lord, if the word in the 191 was the Parliament can make law, these kind of expressions as provided in the Constitution would have been used, my Lord. My humble submission is that when the Constitution is giving the legislature a power to enact a law, then specifically words are used in the part. Mr. Zubairi, there's another question. My Lord. Once the rule-making power has been exercised My Lord. by the Supreme Court in terms of the Constitution, because the power vests in the Supreme Court, can subsequent legislation displace, as this Act purports to do so, can subsequent legislation displace the rules that have lawfully been and constitutionally been framed by the Supreme Court? No, my Lord, that's my humble submission. They cannot, for the simple reason, because then it will become ad nauseum. For example, can now the Supreme Court, which excise can make law regulating its practice procedure, make a law overriding the Parliament's making of the law? Then the Parliament will do it, then where will we stop? So my humble submission is that could not have been the intention of the framers of the Constitution, that to give power to Parliament, because there are separation of power doctrines there. Once the Honorable Supreme Court has made the rules regarding regulating the practice procedure, the Parliament does not. But that practice and procedure, the rules, cannot be in violation of any constitutional provision, any law which existed, sir. The core question is, where does the Constitution confer, in which institution confer the power to make rules? Ji. Whether it is the Parliament or is it the Supreme Court? Ji. If it is the Supreme Court, the only restriction is that the Supreme Court can do so within the framework of the Constitution and the existing law. My Lord. And that's it. Yes, the Parliament cannot, because the power does not vest in the Constitution in the Parliament in terms of Article 199.
191, my lord. Next point. My humble submission on this score is that's the reason I was saying. I would really want to hear you, Mr. Zubairi. Sir, my lord is asking a question. नहीं वो आप बात तो करें फिर सवाल उठेगा यकीनन। पूछ रहे हैं इसी बात से सवाल उठा है सर जी। Now, if I may ask you, these words subject to the Constitution, if these words were not there at all, and the Supreme Court were to make rules, and someone were to point out, well, sir, this proposed rule X is contrary to the Constitution, the answer would presumably be the Supreme Court would say, well, okay, yes, you are right, so we can't make rule X, right? So in that sense, saying subject to the Constitution is always redundant. Yes. Because it's always going to be there. There. Seems to me, but this is the question, that perhaps there is a more subtle point here. The Constitution, of course, can also be amended. Yes? Yes, under article. But by and large, the Constitution is regarded at any given time to be fixed. Right? This is it. Underneath it, whatever happens by the judiciary, by the executive, by the legislature. So maybe the point in saying subject to the Constitution is not to make the obvious point that everything is always subject to the Constitution. Everyone knows that. But rather to fix the position of law. That when the rules are being made, what you just said, when the rules are being made by saying subject to the Constitution and the law can only be as at that time, sir, when the rules are framed. This is the point that is being made here, because otherwise I was thinking about this, and I've been thinking about this since the case started. Why say subject to the Constitution? Because everything is always subject to the Constitution. Mr. Zubairi, I just want to say one thing. The day we hear this case, the weeks we hear this case, our institution exceeds our disposal. The day we don't, our disposal exceeds our execution. If you think this is a never-ending hearing, this is the last day of the hearing. My lord. Please remember that. You can argue till 11:30, and each one of us may have their views. Let them be expressed in judgments. I want to hear counsel. Sir, when a question, I mean, if you, my lord, please continue. We will restrain ourselves. You just continue your argument, so we can be enlightened what you want to tell us, and we can record it, and we can either agree with you or disagree with you in our judgments. Sir, my lord, आप आगे बढ़िए, please. Next point. Please go on to the next. Please go on to the next point. So my point is that, again, my lord, that when the law is being given to the parliament, the specific so hence subject to law, and for that I want to take you, my lord, I have raised certain case law before lordship, if my lord has that. दे दिए या देंगे? ये रखे हुए सर, पहले से नहीं दिए? सर दिए हैं, बहुत पहले से दिए हुए रखे हुए हैं। आज नहीं सर, मतलब उन्होंने कहा जब आप आर्ग्यू करेंगे उस वक्त दीजिएगा, मैं तो कब हर रोज लेके आ रहा हूँ सर। सॉरी, दिस इज मोस्ट अनफेयर। हमने कहा था लोगों को फाइल कर दें। तो ये केस हम जस्ट, हाँ ठीक है, यू आर राइट, वी आर रॉन्ग। नहीं सर, वी हैव टोल्ड एवरीबॉडी टू फाइल। हाँ भी कागज के टुकड़े आ रहे हैं बीच में से, और ये कोई आसान चीज है पढ़ना? इस लॉ है सर, इसमें इन दुनिया में ऐसे होता है या सिर्फ निजाम अदल पाकिस्तान में ऐसा चलेगा? आगे दुनिया की हम तारीख में बताते हैं। ये जरा प्लीज ठहर जाइए ना कि अमेरिका में क्या होता है, विलायत में होता है। आप ये करें अमेरिका विलायत में जा करके, फिर क्या होगा आपके साथ? वहां तो आप सारे वेस्टर्न ट्रेडिशंस बताते हैं, इस्लामिक ट्रेडिशंस तो बताते नहीं है। अगर कागज के मामले में ठीक है भाई, मेरी मर्जी जब मैं करूं। सच अ सीनियर काउंसिल। माय लॉर्ड, मे आई टेक पेज 144 ऑफ दिस इज अ केस। आप हमें प्रोपोजिशन बताएं, पहले प्रोपोजिशन बताया जाता है। How a subject to law has to be interpreted, that is my। ठीक है, बता दें केस का नंबर। Its case is page 144 of this booklet, sir. जी। Winberry versus Salisbury. It's a case from the American jurisdiction, and they have interpreted this word, what is the meaning of, and their constitution also provided this thing. Their constitution also permits filing of documents in courts. चलिए खैर, 144. Sir, this is just a case law which I'm citing. ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं sir, it is Supreme Court of New Jersey, sir. अच्छा ठीक है जी। My lord, page 145, if my lord kindly sees the 6th line from the top. ये वो जरा मुनासिब नहीं लगता है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी का जरा ठहर तो जाइए ना। हमें हमारा लेवल इतना लो तो ना कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका तो बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी को हम फॉलो करेंगे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप बता दें, जबानी बता दें, आपकी बात में ज्यादा वजन है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी में। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का लफ्ज नहीं है, लेकिन उनके जो स्टेट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के लफ्ज हैं। काइंडली सी द सुप्रीम कोर्ट शैल मेक रूल्स गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल कोर्ट्स स्टेट एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्रैक्टिस। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से इस वक्त समाज जारी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। जैसे ही दुनिया तरक्की के नए दौर में दाखिल हुई है, इंटरनेट और सोशल मीडिया से मुतारिफ हुई, तो नौजवानों की ज़िंदगी का ये हिस्सा बन चुकी है। घंटों के हिसाब से इंटरनेट पर अपनी मर्जी से हम वक्त गुजारते हैं और किसी भी चीज़ के मस्बत और मनफी दो पहलू होते हैं। दीगर हर इंसानी ईजाद में अफादियत के साथ हम देखते हैं कि नुकसान का अंदेशा भी पाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि हम इन तमाम चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट भी दीगर अशिया की तरह बजाते खुद कोई नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं रखते जब तक हम लोग खुद उनका गलत इस्तेमाल ना करें। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन इंसानी इस्तेमाल के मोहताज हैं। पाकिस्तान में साइबर लॉस तो मौजूद हैं। इंटरनेट पर कोई भी खिलाफ कानून हरकत आपके लिए सज़ा का बाइस भी बन सकती है, जिसमें किसी को भी ब्लैकमेल करना, मजहबी नफरत को फैलाना, किसी को हरास करना, और ये सब इस जुमरे में आता है। FIA को इन दिनों कुछ ऐसे ही केसेस देखने में आए हैं जिनका ताल्लुक नौजवान नस्ल से बताया जा रहा है, और इस सारे मामले पर वालिदैन का किरदार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों की तरबियत का दुरुस्त एहतमाम इस हवाले से किया जाए, उन पर नज़र भी रखी जाए, और इंटरनेट का इस्तेमाल पर खुसूसी तौर पर जब वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर नज़र रखी जाए। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया चेयरमैन लीगल कमीशन फेमी पाकिस्तान राव अब्दुल रहीम साहब ने। राव साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देखते हैं किसी भी चीज़ का पॉजिटिव यूज़ भी है, नेगेटिव यूज़ भी है। इंटरनेट की रसाई के बाद अब हम उसके मोहताज हो चुके हैं। बहुत से हमारे काम हैं जो इंटरनेट की बदौलत ही होते हैं। आप क्या समझते हैं, इस पर मस्बत काम भी हो रहा है, लेकिन जो मनफी सरगर्मियां हैं वो आए रोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी तो मोमिन की मिरास है, जहाँ से भी मिलेगी उसको लेना है। लेकिन इशू ये है कि हम किस सानहे से वो पहले देख लेते हैं और उसका हल भी देख लेते हैं। ब्लास्फेमी, तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब या वतन की तौहीन, ये कहाँ पर हो रही है? ये सोशल मीडिया पे हो रही है। मखसूस एप्लीकेशंस हैं, मखसूस ग्रुप्स हैं, मखसूस ऐप्स हैं, उनके ऊपर मुनज़्ज़म तरीके से की जा रही हैं। ये ब्लास्फेमी पहले ये देखिएगा है क्या। ये वो ब्लास्फेमी नहीं है जिसके बारे में आज तक सुना गया। ये तारीख़ इंसानियत की इंतहाई गलीज़ तरीन ब्लास्फेमी है। किन हस्तियों की ब्लास्फेमी हो रही है? अहले बैत। कौन अहले बैत है? सैयदा फ़ातिमा जो शहज़ादी जन्नत है, हुस्नैन करीमैन जो शहज़ादे जन्नत के हैं, उम्महातुल मोमिनीन मेरी और आपकी माएँ, सहाबा इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, कुरान पाक, और सबसे बढ़ के सरकार दो आलम की तौहीन की जा रही है और पाकिस्तान के परचम की तौहीन की जा रही है। तौहीन हो कैसे रही है ये तो ज़रा सोचिए। तौहीन ये हो रही है मेरे भाई, आपके और मेरे जिस्म के कुछ अज़ा हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते। वो जिस्म के वो हिस्से गाली हैं। जिस्म के उन हिस्सों पे इन मुक़द्दसात हस्तियों के नाम लिखे जाते हैं, दीन की मुक़द्दसात के, मज़हब की मुक़द्दसात के नाम लिखे जाते हैं। उसके बाद बदफेलियाँ की जाती हैं, उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर अपलोड की जाती है सोशल मीडिया की मखसूस एप्लीकेशन ग्रुप्स के अंदर। और ये काम कौन कर रहा है? ये मेरे और आपके बच्चे कर रहे हैं। किस वजह से? सोशल मीडिया की रजिस्ट्रेशन, उसके रूल्स ना होने की वजह से। हमें नहीं पता कि सोशल मीडिया हमने कहाँ तक इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ तक हम चले जाते हैं। मेरे भाई, ये ब्लास्फेमी हो रही है। इसको करने वाले कौन हैं? इस वक्त तक FIA 242 लोगों को गिरफ्तार कर। बिल्कुल, बहुत से लोग अरेस्ट भी हुए होंगे जिस तरह के केसेस के बारे में आप हमें बता रहे हैं। हम देखते हैं 242 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं। भाई मेरे, आप वजूहत क्या देख रहे हैं इसके पीछे? जी मैं बता रहा हूँ, इस पूरी प्रोसेस का हमें मकसद समझना है ताकि हम उस मकसद को अचीव ना होने दें दुश्मन के। पहला मकसद पाकिस्तान की तबाही है
कि पाकिस्तान में हमें आपस में लड़ा दिया जाए, ये मजहबी फसादात पैदा किए जाएं। ये इतना गलीज़ तरीन मवाद है कि अगर एक सफ़ा आउट हो जाए तो पूरा शहर जल जाएगा। इसलिए हमें ज़िम्मेदारी से इस सारे मैटर को देखना है। दूसरा, उनका मकसद क्या है कि मज़हब और मज़हब के मानने वालों के दरमियान नफ़रतें पैदा कर दें, ताकि पाकिस्तान या मुल्क पर कोई बुरा वक्त आए तो मज़हब के मानने वाले खड़े ना हो सकें। ये दोनों मकसद फिर इंटरलिंक्ड हैं, यानी पाकिस्तान की तबाही। तो हमें हर दो सूरत में पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान और मज़हब, याद रखें, अगर पाकिस्तान को नुकसान हुआ तो मज़हबी ताकतें, ये बिल्कुल वाज़े उनके लिए पैगाम है कि वो 70 साल पीछे चली जाएंगी। और ये बड़ी मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है कि मेरे मुल्क के अंदर, जब पाकिस्तान के अंदर तोड़ फोड़ होगी, अमन नहीं होगा, तो यहाँ डेवलपमेंट नहीं के लिए कोई नहीं आएगा, माशी तरक्की रुक जाएगी। अच्छा, जिस तरह से इंटरनेट पर बहुत सारा मवाद है, ये मजहबी नफरत का हम देख रहे हैं कि ये मौजूद है, इसके मुतल्लिक हुकूमत पाकिस्तान की जो कानून साजी है वो मौजूद है। आप क्या देख रहे हैं, इसकी रोकथाम कैसे की जा रही है? जी, मैं इसीलिए आपको पहले मकसद बता दिया, अब हम बताते हैं कि इसको रोकना कैसे है। देखिए, हमने इसको कानून के साथ रोकना है। पाकिस्तान में कवानीन हैं, पाकिस्तान एक मुल्क है। हाँ, मेरे मुल्क के कवानीन में कोई सुकम होगा, लेकिन वो सुकम हम दूर कर लेंगे ना, सब मिलकर, आप और मैं और पाकिस्तान का हर शहरी जब मिलेंगे तो सुकम दूर हो जाएंगे। पाकिस्तान का पार्लियामेंट हम में से बन निकलता है, और वो लोग कहते हैं वो अच्छे नहीं हैं, मैं कहता हूँ वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने दिनों के अंदर इस इशू पे कानून साजी करके दी हमें। मैं और मेरी टीम पूरी इस इशू पर 24 घंटे हम काम कर रहे हैं, और हमें हर जगह से अल्लाह पाक की गायबी मदद मिल रही है। और चंद अरसे के अंदर मैंने आपको बताया ये 242 लोग पकड़े गए हैं। इनमें से इसी मुल्क की अदालतों ने इसी मुल्क के कवानीन के ज़रिए 16 लोगों को सजाए मौत सुना दी है। इन लोगों में से सिवाय एक फीमेल के किसी की ज़मानत नहीं हुई, और उस फीमेल की ज़मानत होने की वजह उसके छोटे बच्चे हैं। अदरवाइज़ 241 बंदे जेल के अंदर हैं। ये तमाम पाकिस्तान की अदालतें कर रही हैं, जबकि अदालतों के बारे में तो खुसूसन ब्लास्फेमी के इशू पे बहुत नेगेटिव जो राय बनी हुई है, बशमूल मेरे बहुत नेगेटिव राय थी। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर मीडिया की जिम्मेदारी यह है कि जब वो जमानतें खारिज हो रही हैं तो उसकी प्रोजेक्शन भी तो करें ना। ये भी तो बताया जाए कि अदालतें इस वक्त ब्लास्फेमी के जो जराइम हैं उनके मुजरमों के साथ नहीं बल्कि रियासत के साथ खड़ी हैं और कानून के साथ खड़ी हैं। कानून चल रहा है, कानून एक्टिव है। जब कानून की डेटरेंस कायम हो गई तो ये लोग पीछे हट जाएंगे, मामलात कंट्रोल में आ जाएंगे। आप देखें, हम लोगों ने कानून के साथ चलने का क्या फ़ायदा हुआ? 242 लोग अंदर हो गए, 16 लोगों को सज़ा हो गई। पाकिस्तान के 6 मिनिस्ट्रियाँ इस वक्त इस इशू पे एक्टिव हैं। पैमरा एक्टिव हो चुका है, आपका पीटीए एक्टिव हो चुका है, एफआईए एक्टिव हो चुका है, लोग पकड़े जा रहे हैं। एक पूरा मैकेनिज्म बन गया है। 15 साइबर क्राइम के थाने हैं, हर साइबर क्राइम के थाने के अंदर एंटी ब्लास्फेमी सेल बन चुका है। लास्ट उन्होंने एक ऑपरेशन 15 दिन का किया, 43 लोग उन्होंने पकड़े। तो कैसे कानून एक्टिव नहीं है? लिहाजा हमें कानून के साथ चलना चाहिए ताकि डेटरेंस कायम हो। हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए कि मेरे मुल्क का नुकसान हो। अब देखते हैं इस सारी चीज़ में हमें आगे मैसेज इस प्रोग्राम के ज़रिए क्या देना है। वो अवेयरनेस है, किसकी? मेरी, आपकी, आपके बच्चों की, मेरे बच्चों की। ये हर आदमी सुनने वाला समझे कि मैं उनसे मुखातिब हूं कि आप खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं, क्योंकि इसकी सजा कम से कम सजाए मौत है। बिल्कुल साहब, क्योंकि हम देखते हैं कि हर मेरा बच्चा पाकिस्तान की तरक्की का किरदार बनने के बजाय आज गैजेट है, उसके हाथ में मोबाइल फोन मौजूद हैं, टैब्स मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं, वालिदैन अपने बच्चों पर किस तरह से नजर रखें, उन्हें किस तरह से कंट्रोल करें कि वो इंटरनेट का बेहतर इस्तेमाल ही करें, किसी नेगेटिव साइड पर ना जाएं? देखें एक लम्हे आपके सवाल से मैं बाहर निकलूंगा। इस इशू में करने वाले मुजरमान में हमने आलिम दीन पकड़ लिए, डॉक्टर पकड़े गए, इंजीनियर पकड़े गए, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट पकड़े गए, हर शोबे ज़िंदगी से उस्ताद पकड़े गए, वकील पकड़े गए, हर तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं, हर शोबे के लोग पकड़े गए, हर मसलक के लोग पकड़े गए, हर मज़हब के लोग पकड़े गए। एक चीज़ आपसे वजाहत कर दूं, हम किसी मज़हब मसलक के ख़िलाफ़ नहीं, हम मुजरम के ख़िलाफ़ हैं। अगर ऐसा होता तो ईसाइयत की तौहीन करने वालों की मुद्दई लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान मेरी तंजीम है और हम उनको सजाए मौत करवा चुके हैं। हिंदुइज़्म की तौहीन करने वालों के मुद्दई हम लोग हैं,
उनको सजा करवा चुके हैं। इस्लाम की तौहीन करने वालों के मुद्दई भी हम हैं और उनको भी सजा करवा चुके हैं। इसलिए किसी मसलक, किसी मजहब को कोई वो नहीं है। मैं हर मजहब की इज्जत करता हूँ। हमें किसी भी मजहब की तौहीन करने का ना शरीयत इजाज़त देती है, ना आइन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है, और ना हमारी तरबियत इजाज़त देती है, ना हम करने की इजाज़त देंगे। दूसरा, अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखें, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमने अपनी जिम्मेदारी का एहसास ये करना है कि मैंने अपने बच्चे की और अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी को नज़र रखनी है, उसको कंसीडर करना है, उसको देखना है कि ये कवानीन से मुतसादम तो नहीं है, ये मेरे लिए तरक्की का बायस बनेगा या मेरे मुल्क के लिए तखरीब का बायस बनेगा। ये हमें देख कर चलना पड़ेगा अब, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल एक्टिव है। मैं बड़ा वजाहत के साथ बात कर रहा हूँ। दुनिया की कोई साइंस लगाकर आप, ये जो पकड़े गए हैं 242, ये साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट इसमें से बेशुमार हैं। उन्होंने दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए अपने आप को छुपाया हुआ था, तो गिरफ्तार हुए ना, जेल गए हुए हैं। तो पाकिस्तान के बारे में ये बड़ा आसानी से कह दिया जाता है कि हम सुई नहीं बना सकते। नहीं बना सकते होंगे, लेकिन हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम एटम बम भी बना देते हैं। इसलिए हमें इस भूल के अंदर कोई ना रहकर करे कि जनाब मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसकी गिरफ्तारी 3 माह के बाद हो जाएगी, दूसरे की गिरफ्तारी कल हो जाएगी, लेकिन गिरफ्तार सब होंगे। जिसने ब्लास्फेमी की वो बचेगा नहीं। अब मेरे और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने बच्चों की सोशल मीडिया एक्टिविटी को नजर रखें। हम सब आपने इस सिलसिले में कुछ सिफारिशात हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से भी की होंगी, जिससे मुस्तकबिल में जो ऐसे मामलात हैं उनसे हम बच सकें। जी, ना सिर्फ मैंने की हैं, इस्लामी नजरियाती कौंसल ने की हैं, मुख्तलिफ मजहबी हलकों ने की हैं, उलमा ने की हैं, हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो एक प्लान दे रही है, हमारी HEC प्रोग्राम करवा चुकी है। मैंने बताया कि तमाम इदारे एक्टिव हो चुके हैं। हम गवर्नमेंट खुद एक्टिव है, हुकूमत नहीं पकड़े हैं ना। FIA मैं तो नहीं हूँ, आप तो नहीं है, FIA गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट ने पकड़े हैं। मैं रियासत पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि रियासत कुछ भी नहीं कर रही। रियासत में बहुत सी सुस्तियाँ होंगी, तो मैंने और आपने मिलकर रियासत बनना है ना। रियासत कोई जगह का नाम तो नहीं है, मेरे और आपका नाम है। तो जब हम सब एक्टिव हो जाएंगे तो जो कमियां होंगी, जो किसी को कमी नज़र आ रही है, इंशाल्लाह वो भी दूर होगी। और ऐसा भी नहीं कि मजहबी तबके को गैर जिम्मेदार आप समझें। पाकिस्तान की हर मजहबी तंजीम को इस इशू का पता है, तमाम के तमाम लोग हमसे राब्ते में हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने आज तक एहतजाज नहीं किया। हमें लेकिन ज़रूरत यह है कि जब हम एहतजाज नहीं कर रहे तो पुरअमन तरीके की भी प्रोजेक्शन की जाए, ताकि लोग पुरअमन तरीका इख्तियार करें, ना कि तोड़ फोड़ इख्तियार करें। देखिए, रात के टाइम हमारा जो सोशल मीडिया की कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ चैनल्स हैं, कुछ आप कह लें कि ये मोबाइल्स कंपनीज हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, उनका एक नारा है कि सारी रात फ्री। बात तो सारी रात बच्चे ने किससे बात करनी है? सुबह तो उसने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है। तो ये तो बाप को देखना चाहिए ना, ये तो मुझे और आपको देखना चाहिए कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। चले, हम नहीं देख सकते, हम अपने बच्चों को जो सोशल मीडिया प्रोवाइड करते हैं, जो मोबाइल और नेट प्रोवाइड करते हैं, वो हम ऐसी जगह प्रोवाइड करते हैं जहाँ सब घर में सबका गुजर है, TV लॉन्च में रख लें उसको। उनके जो मोबाइल का यूज है उसको कर्टाइल कर दें कि रात 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आपने के पास मोबाइल नहीं होगा। बच्चों पर भी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा इस हवाले से जरूरी है। बहुत शुक्रिया राव अब्दुल रहीम साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां पाकिस्तानी टीम नीदरलैंड्स को शिकस्त देकर टूर्नामेंट में अपना फातिहाना आगाज कर चुकी है। और अब पाकिस्तानी टीम का मुकाबला कल होने जा रहा है श्रीलंका के खिलाफ, जहां पाकिस्तान और जो भारत की टीमें हैं इस वक्त वर्ल्ड कप में 14 अक्टूबर के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी मद्दे मुकाबिल होंगी। ताहम इससे पहले ही जो भारतीय पुलिस हैं उन्हें स्टेडियम को धमाके से उड़ाने की धमकी आमेज ईमेल भी मौसूल हुई थी, और इसी वजह से हमने देखा था कि इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख हुई है और काफ़ी तनकीद का निशाना भी इस वक्त बनाया जा रहा है इंडियन बोर्ड को कि उनकी जानिब से इंतजाम भी ठीक से नहीं किए गए। दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत की हठधर्मी हम देख रहे हैं और स्पोर्टमैन स्पिरिट भी हमें उसमें नहीं दिखाई दे रही, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट हैं,
अभी तक उन्हें उनके वीज़े नहीं मिल सके हैं और पाकिस्तान इंडिया का मैच भी जल्द ही होने जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें वर्ल्ड कप मैचेस के हवाले से जो दीगर मैचेस हैं, तो अंदाज़ा ये होता है कि ज़्यादातर मैचेस में स्कोर बोर्ड पर हम बड़े जो स्कोर हैं वही देखेंगे, जिस तरह से जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के मैच में हमने देखा, और इससे पहले भी प्रैक्टिस मैच में भी हाई स्कोर मैच देखने में आए हैं। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली मेहदी ने हमें ज्वाइन किया। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले कल के मैच पर आपका कमेंट जरूर चाहूंगा। जिस तरह से इंडिया ने आउट किया ऑस्ट्रेलिया को, क्या एक्सपेक्टेड था ये? और जब कोहली का कैच छोड़ा गया तो वो कैच छोड़ा गया था या फिर मैच उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल गया था? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन न्यू न्यूज़। पहली बात तो ये कि कल का जो मैच था, अगर बात करें तो जो भारत है वो ओवरवेलमिंग फेवरेट्स है इस मैच के, इस बुल के पूरे टूर्नामेंट के लिए। आप किसी से भी आप तज्जियाकार से पूछ ले या कोई भी कमेंटेटर्स हो, उन्होंने यही क्लेम किया है कि भारत जो है वो सबसे टॉप फेवरेट है इसके लिए। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि कल का जो मैच था वो टॉप फेवरेट्स थे। लेकिन कल का मैच से ऐसे अंदाजा हुआ था कि देखें, जो वर्ल्ड कप है 2023, इसमें हर तरह के पिचेस होंगे। कुछ होंगे जो बैटिंग को फेवरेट करेंगे, कुछ को स्पिनर्स और कुछ बॉलर्स को करेंगे। तो अगर कल का मैच की अगर बात करें तो भारत ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, उनके स्पिनर्स की लाइनअप भी बहुत अच्छी थी, फास्ट बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी की थी और 199 पर ऑस्ट्रेलिया को आउट किया था। और जब ऐसे वक्त पे वो 2 for 3 थे तो ऐसा लग रहा था कि भारत जो है ये मैच शायद हार जाए, उनको शिकस्त का सामना पड़े ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। लेकिन किंग कोहली, जो विराट कोहली थे और केएल राहुल ने एक अच्छा इनिंग्स की थी। और अगर एक वक्त था कि अगर वो विराट कोहली को अगर मिचेल मार्श कैच कर सकते थे तो शायद मैच का जो नक्शा है वो शायद बदल जाता। लेकिन उन्होंने यही दिखाया पूरी दुनिया को कि क्यों विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कहलाया जाता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, ऑल अराउंड द विकेट की, और उनको साथ में पार्टनरशिप में केएल राहुल मिला था। तो इसी की वजह से हम यही समझते हैं कि भारत जो है क्योंकि अपने घर पे खेल रहा है, मेजबान भी है और साथ में वो सारे स्टेडियम पे खेल रहे हैं, वो इसलिए फेवरेट्स हैं क्योंकि वो पिच को जानते हैं, कंडीशंस भी, और उनकी टीम चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो या स्पिनिंग या फास्ट, अभी सबसे मजबूत टीम भारत ही है। दिखाई दे, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से जनूबी अफ्रीका का श्रीलंका के मैच हुआ, हमने देखा बहुत बड़ा स्कोर हुआ, बहुत सारे रिकॉर्ड उसमें बन गए, और ऐसा अब यही लग रहा है कि जो ज्यादा मुकाबले होंगे उसमें बहुत ज्यादा स्कोर देखने में आएगा। भारत ने बाउंड्रीज छोटी रखी हैं, उस पर भी तनकीद हो रही है। नहीं, बिल्कुल तनकीद तो हो रही है। और जब बाबर आजम, हमारे जो कप्तान है बाबर आजम से जब पूछा गया था तो उससे पूछा गया था कि आप और पाकिस्तान और भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है, वो कह रहे थे कि बाउंड्री इधर छोटी। तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारे, ठीक है अली, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी है। साइफर केस, पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ये अपडेट है, जहां दोनों पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख इस वक्त मुकर्रर कर दी गई है। इन मुल्जिमान पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्जिमान को चालान की नकूल भी फराहम कर दी गई हैं और साइफर केस की ये समाअत अडियाला जेल में हुई है, जहां केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से की गई है। साइफर केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। दोनों मुल्जिमान पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्जिमान को चालान की नकूल भी फराहम कर दी गई है। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। इस केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से की जा रही है। साइफर केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख अब मुकर्रर कर दी गई है। इन दोनों मुल्जिमान पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्जिमान को चालान की नकूल भी फराहम कर दी गई हैं। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। इस केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से की गई है। एक बार फिर से बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। अली, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। आप किस तरह से देख रहे हैं कि बड़े स्कोर्स होने वाले हैं इस वर्ल्ड कप में, और जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम ने परफॉर्म किया, पाकिस्तानी टीम को उसी तरह से परफॉर्म करने की लाजमी जरूरत है?
अगर देखें, अगर वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादातर जो ग्राउंड्स हैं वो छोटी बाउंड्रीज हैं और ज्यादा बैटिंग को फेवर करेंगे। लेकिन कल का भी मैच देखें, डिपेंड करेगा किस ग्राउंड पे खेलें, किस पिचेस पे। परसों का मैच जो हुआ था दिल्ली में हुआ था, अरुण जेटली स्टेडियम में, उसमें तकरीबन हुए थे, कुल जो स्कोर हुआ था 750 के मुताबिक हुआ था, तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो वो तो बैटिंग फ्रेंडली है। लेकिन कल का जो मैच था वो ओवरऑल जो है 199 रन किए थे और फिर 200। तो डिपेंड करता है कि कौन से पिचेस पे खेल रहे हैं। ज्यादातर जो मैचेस हैं आपको नजर आएंगे कि हाई स्कोरिंग है, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्राउंड्स होंगे और स्टेडियम पिचेस होंगे जिसपे लो स्कोरिंग होगा, क्योंकि उसमें स्पिन बहुत होगा। जिस तरह आपका कल चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई पे हुआ था, और पाकिस्तान के 2 मैचेस है इस ग्राउंड पे, जिसको एक हम खेलेंगे अफगानिस्तान से और एक खेलेंगे हम साथ में जनूबी अफ्रीका से। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर हाई स्कोरिंग होंगे, लेकिन ऐसे भी कुछ ग्राउंड्स होंगे जिसपे लो स्कोरिंग होंगे और स्पिन को फेवर करेगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह कल पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है श्रीलंका से, इंपॉर्टेंट मैच होगा, इस मैच से जो पाकिस्तानी टीम की सलाहियत है वो हमें देखने का मौका मिलेगा। जिस तरह से ओपनिंग पर बार बार बात की जा रही है, कल आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम को क्या नहीं करना चाहिए? देखो, पाकिस्तान को सबसे पहले ये चीज़ है कि जो है हमारे मुखालिफ हैं, जो ऑपोजिशन है, उसको नहीं अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। श्रीलंका वही टीम है जिनकी वजह से हम एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंचे थे और वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे, जिसकी वजह से हम फाइनल में नहीं। और दूसरी बात ये कि बेशक श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका के हाथों 102 रन से मार खाई थी, शिकस्त खानी पड़ी, लेकिन जो है उन्होंने फिर भी 326 रन किए थे। तो हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और हमें बिल्कुल इस मैच को इस तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरीके से हम भारत या बिग 3 के खिलाफ खेल रहे हैं। तो कल सारे डिपार्टमेंट को फायर करनी चाहिए, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, और सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल से इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान के, हमारे जो ओपनर्स हैं इमाम और फखर, वो दोनों परफॉर्म करें, क्योंकि वो बहुत दिनों से नहीं कर रहे हैं। और अगर उन्होंने कल परफॉर्म किया तो फिर भारत के खिलाफ उनको कॉन्फिडेंस मिलेगी और फिर साथ में जो है भारत के खिलाफ भी लेकिन अली, ओपनिंग पेयर हम देख रहे हैं एशिया कप से ही हमारा नहीं चल रहा। फखर मुसलसल जो उनकी नाकामी है उसने टीम को दांव पर लगाया हुआ है। आपको लगता है कि जो ऑर्डर है, बैटिंग ऑर्डर, उसको तब्दील किया जा सकता है, करना चाहिए? अगर बाबर और रिजवान ओपन करते हैं, सोशल मीडिया पर ये बड़ी बहस चल रही है, या फखर की जगह फिर आप ये देख रहे हैं अब्दुल्ला शफीक को मौका दे दें? देखिए, अगर बात करें, ये तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन देखें इस वक्त अगर आपने कोई चेंजेस करनी है पूरे वर्ल्ड के लिए तो कल करना पड़ेगा। बाबर और रिजवान को मेरे ख्याल से नहीं ओपन करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों सॉलिड मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स हैं, 3 और 4 पे वो सेट हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए। अगर चेंजेस करनी चाहिए तो फखर को अब्दुल्ला शफीक की जगह लानी चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल से नहीं चेंज करेंगे, फखर को एक आखिरी मौका देंगे। अगर करना चाहते हैं तो कल करें, क्योंकि 14 को हफ्ते को भारत के खिलाफ मैच है, तो अगर करना चाहते हैं कल। एक और चीज ये है कि हम बार बार फखर की बात, इमाम भी तो नहीं बहुत अरसे से परफॉर्म कर रहा है, तो इस पे देखना पड़ेगा कि कल क्या करते हैं, कि क्या फखर खेलेगा और उसकी जगह वो अब्दुल्ला शफीक खेलेगा, क्योंकि एक चीज तो पक्का है कि कल जो है इमाम उल हक जरूर ओपनिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से यही बार बार कहा जा रहा है, आप भी यही डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे मैचेस ऐसे हैं जो कि फ्लैट ट्रैक पर होंगे, जिसमें हमें कम से कम 350-400 रन का टारगेट अबूर करने का भी ज़हन में रखना होगा। अगर हम डिफेंड करने की तरफ भी जाते हैं तो जिस तरह से हमारा स्पिन डिपार्टमेंट काम कर रहा है उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। साथ ही साथ फास्ट बॉलर्स भी हैं, वो भी उस तरह से जो अटैकिंग क्रिकेट है वो हमें खेलते नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट, एक अचानक हमारे बॉलिंग डिपार्टमेंट को क्या हो गया, खास तौर पर जो हमारे फास्ट बॉलर्स थे? देखिए, इसकी एक खास वजह है और इसमें कोई छुपाने वाली बात है कि नसीम शाह से बहुत फर्क पड़ा है। इसलिए क्योंकि आपकी एक रिदम चल रही थी, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 साल से हमारे 3 फास्ट बॉलर्स थे, नसीम, साथ में हारिस रऊफ और शाहीन, तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो एक हम कह सकते हैं एक बहुत बड़े ट्रम्प कार्ड के जाने की वजह से हारिस और साथ में शाहीन को बहुत फर्क पड़ चुका है और उनकी बॉलिंग की आप देख सकते हैं कि इतनी इफेक्टिव नहीं है, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। उसके बावजूद जो है शाहीन शाह अफरीदी को देखें, 100, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देंगे तो 100% फिट नहीं है, वो अबाउट 60-70% फिट है उस रिदम के साथ। तो अगर कोई है अभी
खलीफ और दूसरी बात है हारिस रऊफ एक साइड स्ट्रेन की इंजरी के बाद आ रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे फास्ट बॉलर्स में अभी भी प्रॉब्लम और हसन अली भी काफी दिनों के बाद आ रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे फास्ट बॉलिंग जो बैटरी है उसमें भी मसाइल है। लेकिन साथ में सबसे बड़े मसाइल में अभी भी कह रहा हूं कि हमारा है लेग स्पिनर जो नायब कप्तान है वो है शादाब खान। इसकी वजह यह है कि शादाब खान बहुत अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और अभी जो एशिया कप जिसमें जो अभी थोड़ी अरसे पहले खत्म हो चुकी थी उसमें जो है अगेंस्ट भारत और बड़े मैचेस में वो नाकाम रहे थे। तो अभी जो है हमारी टीम को अब सोचना चाहिए कि जो हो चुका है माजी में, इस पे फोकस करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप ऐसा है कि हर 2-3 दिन बाद मैचेस होंगे। अभी कल का मैच भी है, फिर 3-4 दिनों बाद भी है, तो मैचेस लगातार आते रहेंगे। तो हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट को थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ कल खेलनी चाहिए, क्योंकि अगर कल उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर भारत के अलावा भी उनको अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद होगी। ठीक है, अच्छा जिस तरह मिकी आर्थर ने भी कल टीम का सेशन ज्वाइन किया, इसमें कोई शक नहीं है कि मिकी आर्थर बेहतरीन सलाहियत के हामी हैं। आप समझते हैं उनकी जो सलाहियतें हैं उससे टीम पाकिस्तान भरपूर फायदा उठाएगी और फिर से सेमीफाइनल तक हम देखेंगे पाकिस्तानी टीम को? देखिए, मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पहुंचेगी। इसकी वजह यह है कि देखिए मिकी आर्थर वही हमारे अब तो टीम डायरेक्टर है, पहले कोच थे, ये वही इंसान है और वही इंसान है जो जिन्होंने जाके बहुत बड़े जो उस वक्त उभरते हुए खिलाड़ियां आए थे उनके ज़माने में 2017 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, जिसमें फ़खर जमान आया था, शादाब खान आया था, हसन अली आया था। तो इस तरह के बहुत प्लेयर्स आए थे, शाहीन शाह अफरीदी भी उसके ज़माने में आया था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनके आने से बहुत कॉन्फिडेंस मिलती है। उनको सारे प्लेयर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी पता है और सबसे बड़ी बात है बहुत एक्सपीरियंस है। वो श्रीलंका के भी कोच रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी कोच रह चुके हैं, तो उनके आने से बहुत एक्सपीरियंस मिलेगी। और अगर कोई ऐसा कोच है जो इस वक्त पाकिस्तान को सही कॉन्फिडेंस दे सकता है तो मेरे ख्याल से मिकी आर्थर से कोई बड़ा कोच नहीं है। ठीक है, अच्छा अली, बड़ी तनकीद की जा रही है बीसीसीआई पर जिस तरह से वर्ल्ड कप के मामलात को वो चला रहे हैं। स्टेडियम्स हम देख रहे हैं कि क्राउड वहां पर नहीं आ रहा, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज वहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ भारत जिस तरह से पाकिस्तानी सहाफ़ी अभी तक वेट कर रहे हैं, शायकीन अभी तक वेट कर रहे हैं, उनको वीज़े नहीं दिए जा रहे हैं, लोग वहां जाना चाहते हैं। स्पेशली पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है। भारत ने इस पूरे वर्ल्ड कप को भी आप देख रहे हैं कि सियासत आलूदा किया हुआ है, एक इरादा कर लिया हुआ है, और क्या फिर इसकी क्या वजह देख रहे हैं? एशिया कप में भी वो यही करते दिखाई दिए हमें। देखिए, ये भारत के अगर बात करें भारत के, तो भारत की ये पुरानी आदत है कि जब से ये नई हुकूमत आई है, इनकी बीजेपी की हुकूमत और नरेंद्र मोदी की सरकार के नीचे, तो हमेशा ये इस तरह की हरकतें करते हैं। और देखें एशिया कप में जो है पाकिस्तान को मेज़बानी मिली थी, हम नहीं कर सके, हमें जाना पड़ा श्रीलंका पाकिस्तान की जानिब था। तो इसमें कोई मतलब छुपी हुई बात नहीं है कि पाकिस्तान में अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें इन्होंने हमें भी आखिरी वक्त पे, बिल्कुल आखिरी वक्त पे हमारे प्लेयर्स को वीज़ा दिए थे, हमारे कुछ ब्रॉडकास्टर्स भी आखिरी वक्त पे गए थे। और अभी भी अगर बात करें तो इतने शायकीन हैं जो मैं पर्सनली जानता हूं और मेरे अपने प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने भी एक्रेडिटेशन मिली थी लेकिन उनको वीजा नहीं मिली। ये तो बस तंग करने वाली बात है, क्योंकि अगर आप दूसरे 9 ममालिक देखें तो सबको वीजाज मिल चुके हैं, उनको सारे भारत पहुंच चुके हैं। तो ये सारे मैं कहूंगा कि वो सियासत की वजह से उनको नहीं मिले हैं वीजाज, और मेरा जो नहीं ख्याल है कि वो जल्द से जल्द इनको मिलेगा। और जब तक मतलब कोई दोनों के दरमियान ताल्लुकात नहीं ठीक होंगी तो ये इस तरह की हरकतें चलेंगी भारत से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली मेहदी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे बांझपन के हवाले से, और हमारे मुआशरे में बांझपन को एक ऐब माना जाता है। जहालत के साथ एक ऐसा मसला ये भी है कि इस सिलसिले में सिर्फ और सिर्फ औरत को कसूरवार करार दिया जाता है और मनहूस भी करार दिया जाता है, जबकि इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के मुताबिक मर्दों में तौलीदी सलाहियत का जो नुक्स है वो 60% है, जबकि ख़वातीन में ये 40% है। इस हवाले से कराची से समिया खुर्शीद ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। ये वो मौजू है जिसका इलाज मेडिकल साइंस में मौजूद है, मगर इस परेशानी में मुब्तला अफराद इसका इलाज कराना तो दूर की बात, इस मौजू पर बातचीत करना भी नहीं चाहते।
जो मौजू हमारे माशरे में शहर की दीवारों तक आ जाए तो फिर वो मौजू संजीदगी से नहीं लिया जाता। इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर आमिर सज्जाद ने कहा, मर्दों में भी तौलीदी सलाहियत का नक्स होता है, जबकि अब तक लोग औरतों को ही जिम्मेदार ठहराते आए हैं। इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है फीमेल की एज। फीमेल की एज बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है और फीमेल का जो सक्सेस रेशियो है वो नीचे गिरता जाता है। तो ये देखना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि पेशेंट्स जो है जो इनफर्टिलिटी से में गुजर रहे हैं या बांझपन से, वो बहुत जल्द आएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएं। सीनियर जर्नलिस्ट खुर्शीद हैदर ने कहा, बांझपन को औरत से मंसूब करके औरत को नफ्सियाती तौर पे ज़दोकोब किया जाता है। ये औरत के ऊपर अगर ये इल्ज़ाम आए कि वो उसके बच्चा नहीं हो सकता, ये गलत है। दोनों तरफ से टेस्ट्स होते हैं, जिसमें जो कमी होती है वो देखना चाहिए। बांझपन एक बीमारी है, ठीक है। जब हम बाकी बीमारियों का इलाज करवाते हैं तो हमें इसका भी इलाज करवाना ज़रूरी है। और आपका जो दीन है वो आपको ये नहीं कहता कि आपकी जो बीमारी है उसका इलाज ना करवाया जाए। बाहिमी मुशावरत और बर वक्त फैसले ने मुस्तजाब जुल्फ़कार और उनके शोहर को साहिबे औलाद बना दिया। हज़रात हैं या लेडीज़ हैं कि कहते हैं कि बांझ बनने का कोई इलाज नहीं है इलाज उसका। क्यों नहीं है उसका इलाज, और इस इलाज से अल्हम्दुलिल्लाह वो जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाता है, मसला हल हो जाता है। बांझपन का मसला इमरजेंसी में नहीं आता, इसलिए लोग वक्त गुजरने के बाद इसका इलाज शुरू करते हैं, जिसके बाद उन्हें अक्सर मायूसी का सामना होता है। इनफर्टिलिटी मर्द और ख़वातीन दोनों में हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बढ़ती उम्र, दवाओं का कसरत से इस्तेमाल और मनफी सोच जहां पर बांझपन का सबब जाने जाते हैं, तो वहीं मर्दों का अपने मसाइल का शेयर ना करना और अपने जज्बात के साथ खुद ही खुद लड़ते रहना भी बांझपन की एक वजह जाना जाता है। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यो न्यूज़ कराची। सुमैया खुर्शीद की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं और एक वायरल वाकया भी आपके साथ शेयर करते हैं, जहां अमेरिका में 104 साल की ज़ईफ खातून है जिन्होंने स्काई डाइविंग करके सबको ही हैरान कर दिया है। मनाजिर देख रहे हैं आप न्यूज़ की स्क्रीन पर। इस वक्त वॉकर के सहारे वो चलकर आई हैं। 104 साल इनकी उम्र बताई जा रही है और हॉफिन्स इनका नाम है, जिन्होंने शुमाली इलिनॉय में इंस्ट्रक्टर की मदद से कामयाबी से पैराशूट के जरिए छलांग लगाई है। और ये बड़ा ही खौफनाक मंजर होता है, क्योंकि मैं भी स्काई डाइव कर चुका हूँ दुबई में और इसको विटनेस कर चुका हूँ। और तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। ज़मीन पर उतरने के बाद इस्तकबाल के लिए आए हुए हुजूम से जब उन्होंने बात की तो हाफिज़ ने कहा कि एज सिर्फ एक नंबर है, और पहली बार उन्होंने 100 साल की उम्र में स्काई डाइविंग की थी, जिसके बाद अब 104 साल की उम्र में दोबारा से उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है और वॉकर का सहारा लेकर चलकर वो आई हैं, जहाँ से कुछ ही फासले पर उन्होंने अपनी वॉकर को छोड़ा है। और अब उनकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि अब वो हॉट एयर बैलून में सवार होने का इरादा भी रखती हैं। उनकी हिम्मत का दाद देते हुए हमें लोग दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। जो कमेंट्स का सिलसिला है वो जारी है और यही कहा जा रहा है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। अपनी एज के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत किसी को भी नहीं होती। आप में जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने एक कारनामा सर अंजाम दिया है, क्योंकि 104 साल की उम्र हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो हम देखते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको भी इस तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत है, और हम देखते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो सिर्फ बिस्तर के होकर रह जाते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, मेडिसिन वक्त पर नहीं लेते। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हम पाकिस्तान में देखते हैं। तो एक बहुत अच्छी मिसाल है उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस उम्र तक पहुँच चुके हैं, तो उन्हें भी चाहिए कोई इस हवाले से एक्सपीरियंस अपना हमारे साथ शेयर करें। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।